Hello everyone. In this video, I'm going to discuss the concept of abnormality. Abnormality के क्या क्या अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जिससे हम abnormality को डिफाइन करते हैं and what are the various perspectives to approach for mental disorders. Okay, so these are the points I'm going to discuss in this video. So सबसे पहले abnormality के लिए ये समझना ज़रूरी है कि abnormal किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये दिस वर्ड abnormal has been taken from Latin language abnorma, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है away from normancy। तो normancy मीन्स वही नॉर्मल। तो जो भी चीज़ नॉर्मल से अवे है दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल। ओके, तो अब इसके लिए ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या चीज़ है। नाउ दिस नॉर्मल वर्ड डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। द मीनिंग ऑफ नॉर्मल डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। मेरे कल्चर में जो नॉर्मल है वो किसी और में एबनॉर्मल होगा, मेरे कल्चर में जो एबनॉर्मल है वो किसी और कल्चर में नॉर्मल हो सकता है। ओके, सो जेम्स ड्रिवर सेड दैट डाइवर्जिंग मोर और लेस स्ट्रॉन्ग नॉर्मल बिहेवियर इज कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, अब जो भी नॉर्मल बिहेवियर है उससे आप ईदर पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड कहीं से भी आप थोड़ा सा भी डाइवर्ज कर रहे हो, सो दैट पर्टिकुलर बिहेवियर इज विल बी कॉल्ड एबनॉर्मल। ओके, तो अब अलग अलग क्राइटेरियाज हैं टू डिफाइन एबनॉर्मैलिटी। दीज क्राइटेरियाज आर गिवन बाय कार्सन। तो नंबर 1 इज क्राइटेरिया फॉर स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो हमारा एनपीसी होता है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाइज ऑन द सेंटर पार्ट, दिस इज आवर एनपीसी। और जो हमारा एवरेज पॉपुलेशन होती है वो इस एरिया में लाई करती है। ओके, तो अब इस एरिया में जितने भी लोग फॉल करेंगे और इस एरिया में जितने भी लोग फॉल करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारा IQ 90 से 100 के बीच में नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, दैट फॉल्स इन दिस एरिया। ओके, अब जिनका बिलो 90 है इस एरिया में आएंगे, दे विल बी एबनॉर्मल। जिनका अबव 100 है वो इस एरिया में फॉल करेंगे, दे विल बी एबनॉर्मल। तो इसका यही एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अपर है, जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी ये एबनॉर्मल बता देता है। ठीक है, तो हाई IQ तो डिज़ायरेबल है, लेकिन क्या है कि वो स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंट है। ठीक है, इस वजह से that will fall under the abnormality according to this criteria. Second is violation of social norms. ठीक है, तो हर कल्चर के अपने अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, लॉज होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस होते हैं। उसका अगर आप वायलेशन कर रहे हैं, उस नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। ड्रेसिंग है, ठीक है, हम अपनी अपनी कल्चर की एक ड्रेस होती है, हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हम वहाँ पे उस हिसाब के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, ऑफिस में आप बहुत लाउड ड्रेस नहीं पहन के जा सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। जो नॉर्म्स हैं, आप जिस जगह जा रहे हो उस तरह से आप तैयार होकर जाओ तो वो नॉर्म कंसिडर किया जाएगा। अब वही जो नॉर्म्स हैं आपने उनका वायलेट कर दिया, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल कंसिडर करा जाएगा। नाउ फेलियर टू फंक्शन एडिक्वेटली। जो भी आपके डे टू डे लाइफ है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में आप जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं आपके, ठीक है, सेल्फ केयर है, ठीक है, आपकी जो जॉब चल रही है आप उसको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, आपके सोशल इंटरेक्शन रिलेशनशिप सब अच्छे हैं, ठीक है, तब तो वो आप नॉर्मल हो। बट इफ़ यू आर अनेबल टू कोप with the demands of everyday life, so that will be considered as maladaptive, and that falls in this criteria that failure to function adequately. When you are unable to function adequately in your day to day life, you are abnormal. Now criteria of personal distress. ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन है, इफ़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी, ठीक है, तो उसकी जो पूरी लाइफ है वो पेनफुल हो जाएगी, वो खुद परेशान रहेगा, उसके आसपास के जितने लोग हैं वो परेशान रहेंगे, पर्सनल डिस्ट्रेस हमेशा रहेगा। ठीक है, इस तरह के लोगों को एबनॉर्मैलिटी के क्राइटेरिया में डाला जाता है अकॉर्डिंग टू। ओके, क्राइटेरिया ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस। आप इनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से ये लोग मतलब आप इनके बारे में एक ओपिनियन नहीं बना सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट। ठीक है, अब इसका भी ये भी एक लिमिटेशन हो सकती है कि सबका ही जो वो है बिहेवियर आप हर पॉइंट पे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो। कभी कभी नॉर्मल लोग भी एक अनप्रिडिक्टेबल वे में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको एबनॉर्मल नहीं डाल सकते हो। तो ये एक तरह से क्राइटेरिया मतलब लिमिटेशन है ऑफ दिस क्राइटेरिया। ओके, ना 4Ds ये एक बहुत ही पॉपुलर क्राइटेरियाज हैं जिसमें आप जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो डेविएंस का मतलब है कि आपका जो भी बिहेवियर है वो नॉर्मल पीपल से डेविएटेड हो। ठीक है, वही जो स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी वाली बात करी थी वही सेम यही चीज़ है। ओके, सो दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे मेंटली हेल्दी लोग होते हैं उनकी तरह, तो नॉर्मल लोगों से वो डेविएटेड होते हैं। डिस्ट्रेस का मतलब होता है बैड फीलिंग, ठीक है, या नेगेटिविटी।
तो बिहेवियर ऑफ सच पीपल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर नॉर्मल इमोशंस। ओके, सो देयर लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड दे बिकम लाइक अ बर्डन फॉर देयर फैमिली। ठीक है, तो इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग इन अ ग्रेट ट्रबल। तो जब भी कोई भी पर्सन डिस्ट्रेस, वही चीज़ है ना, पर्सनल डिस्ट्रेस उसकी लाइफ में आए, ठीक है, तो बैड फीलिंग है, नेगेटिविटी है उसके लिए, ठीक है, उसके आसपास के लोगों के लिए, सो दैट विल फॉल अंडर दिस डिस्ट्रेस। डिसफंक्शन का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स वो जिस तरह अभी पहले मैंने बताया कि वो डे टू डे लाइफ में उसका जो फंक्शन है वो ना कर पाए, ठीक है, अपना काम, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए हर छोटी चीज़ के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, ठीक है, ड्रेसिंग के लिए। तो जब दूसरे पे इंसान डिपेंड हो जाए, डिसफंक्शन करने लगेगा। एंड डेंजरस, डेंजरस का मतलब है कि जो भी उनका बिहेवियर है, आप उस वो थोड़ा बहुत डेंजरस या बहुत हद तक के डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेनिया, ठीक है, तो ड्यूरिंग हिज मैनिक अटैक वो कुछ एक ऐसी चीज़ें भी कर सकता है जो दूसरों के लिए ट्रबल हो, घर में चीज़ों को फेंक सकता है, ठीक है, या कुछ भी वो ऑर्डर कर दे, बहुत महंगी चीज़ हो वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो किसी भी मैनिक पर्सन में हो सकती हैं ड्यूरिंग हिज मैनिक अटैक फेज। Now, Witten said that there is a difference of degree in the behavior of normal and abnormal people. तो अगर आप कोई भी मेंटल डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो what you will find कि उसका एक लीस्ट जो डिग्री ऑफ सिम्टम है वो हर किसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हर किसी को, बहुत से लोग होते हैं जिनको सफाई का बहुत शौक है, सारी चीज़ें ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप इसकी डिग्री बढ़ा दो तो दैट विल बी कंसिडर अंडर OCD, ठीक है। लेकिन वो क्या चीज़ है कि वो सब में ही होती है थोड़ी थोड़ी। तो व्हाट विटेन इज सेइंग कि डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे कि सिम्टम अगर वो हाई लेवल ऑफ डिग्री है उसकी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। बट अगर वही सेम चीज़ लेस अमाउंट ऑफ डिग्री में है तो उसको एबनॉर्मल में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। So people are judged to have psychological disorder only when their behavior becomes extremely deviant, maladaptive और distressed. तो एक central point से जब उसका behavior extremely deviant हो जाए और extremely maladaptive या distressed हो जाए, आप तब उसको psychological disorder कह सकते हो। Otherwise थोड़ा बहुत जो deviation है वो सब में ही होता है and we cannot call that abnormal. So this is a very good point if you are writing a subjective answer on abnormality. Okay, you can add this. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ये दो क्लासिफिकेशंस हैं जो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कैसे करना है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। इसका करेंट ICD 11 चल रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है और इसके अंदर 10 पार्ट्स हैं जिसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोडिंग है, ठीक है, हर डिजीज़ की अल्फ़ाबेटिक कोडिंग है। DSM इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, करेंट वर्जन इसका DSM 5 है एंड इट वाज मेड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। नाउ देयर आर वेरियस पर्सपेक्टिव्स, क्या क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं जिससे भी कोई भी जो व्यू पॉइंट कह सकते हो आप पर्सपेक्टिव को, कि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को आप किस नज़रिए से देख रहे हो। सो एज यू नो वी हैव वेरियस स्कूल्स ऑफ इन साइकोलॉजी, तो अलग अलग स्कूल्स में जो मेंटल डिसऑर्डर का देखने का तरीका है वो भी अलग अलग है। तो नंबर 1 इज साइको एनालिटिक अप्रोच। व्हाट दिस अप्रोच सेज इज दैट कि जो भी मेंटल या अबनॉर्मल बिहेवियर है, मेंटल इलनेसेस हैं, दे अराइज फ्रॉम अनकॉन्शियस थॉट्स, डिजायर्स एंड मेमोरीज बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस थॉट्स, डिजायर्स एंड मेमोरी। तो क्या है कि जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग के अंदर अनकॉन्शियस माइंड में हैं और उनकी वजह से कोई भी पर्सन सफ़र्स फ्रॉम मेंटल इलनेस। ओके, तो जो थेरेपिस्ट हैं दे वर्क ऑन बाय एनालाइजिंग मेमोरीज, बिहेवियर्स, थॉट्स, ठीक है, ड्रीम एनालिसिस करते हैं, तब जाके दे आर by this approach they treat mental people, okay, mental people. Now behavioral approach what it says कि हमारा जो भी बिहेवियर है, ठीक है, चाहे वो एबनॉर्मल हो चाहे वो नॉर्मल हो, हम लोग हर तरह के बिहेवियर को लर्न करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर हमारा जो मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, दैट ऑल्सो वी हैव लर्नड, और जिस तरीके से हम लोग ने उसको लर्न किया है हम ठीक उसी तरीके से उसको अनलर्न भी कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका है लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, हम लोग कोई भी बिहेवियर इन प्रिंसिपल से सीखते हैं। तो ठीक है, अगर अपने किसी अबनॉर्मल बिहेवियर को इस प्रिंसिपल से सीखा हुआ है तो हम यही प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम उसका जो बिहेवियर है उसको वापस से रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके,
लाइक फोबिया है तो समवन लर्नड फोबिया थ्रू एसोसिएशन और थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग और थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो हम वैसे ही मेथड यूज करके फ्लडिंग है या इस तरह के जो और मेथड्स हैं हम उनको एसोसिएट क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स लगा के हम फोबिया को अनलर्न करवा सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट इट सेज। कॉग्निटिव अप्रोच का सीधा सा ये कहना है कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। ठीक है, हमारा जो फॉल्टी और इरेशनल कॉग्निशन है, बिकॉज ऑफ दैट एनी मेंटल प्रॉब्लम अराइजेस। तो ये कहता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो नज़रिया है प्रॉब्लम को देखने का, हमारे जो थिंकिंग है उस प्रॉब्लम की तरफ, वो प्रॉब्लम है। ओके, तो दैट इज़ वाई व्हाट कॉग्निटिव अप्रोच सेज कि अगर हमें कोई भी मेंटल इलनेस को ट्रीट करना है सो वी शुड चेंज द थिंकिंग पैटर्न ऑफ समवन। ये डिप्रेशन में बहुत यूजफुल अप्रोच है। ओके, मेडिकल अप्रोच सिंपल इसका मेडिकल टर्म है कि कोई भी जो भी मेंटल इलनेसेस होते हैं उनकी जो कॉज है वो बायोलॉजिकल कॉज होती है। ठीक है, जेनेटिक हो सकता है, फिजिकल इलनेस कोई हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस, ठीक है, कोई इंजरी, ठीक है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब ये सारे कॉजेज हैं जो किसी भी मेंटल इलनेस को जनरेट करते हैं, अराइज करते हैं। तो इनका सिंपल सा ये है कि मेडिकेशन देना है एंड साइकोथेरेपी। नाउ रिमेंबर दैट ये सारे अप्रोचेस कोई अकेले नहीं है। ठीक है, एक एथलेटिक अप्रोच जो होता है वो है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर किसी मतलब कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, साइकाट्रिस्ट है, अगर वो किसी भी इंसान को ट्रीट कर रहा है तो वो किसी भी एक चश्मे से लगा के आपका उसको ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ठीक है, वो एक तरफ मेडिकेशन भी देगा, दूसरी तरफ साइकोथेरेपी भी देगा ना। साइकोथेरेपी कैन बी कंबाइंड और डिपेंडेंट कि उसका जो इलनेस है, डिसऑर्डर है, वो क्या है। ठीक है, तो अगर डिप्रेशन का पर्सन है तो मोस्ट यूजफुल साइकोथेरेपी विल बी सीबीटी। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को मतलब कंबाइन कर देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही अप्रोच हो, कई सारे अप्रोच मिलकर भी हम साइकोथेरेपी बना सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्लेक्टिक अप्रोच। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।